तो आज करेंगे सिलेबस का पोस्टमार्टम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के। तो देखिए, हमारे लिए सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं दिया कि विज्ञान आएगा, जीके आएगा या कुछ भी। बस इसमें एक एक लाइन, एक एक टॉपिक दिया है क्या आएगा। यह हमारे लिए काफ़ी आसान कर देता है सिलेबस को, और 1 महीने में आप इस सिलेबस को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो भी है वह या तो 9वीं से या 10वीं से एनसीईआरटी की बुकों से उठाया गया है। तो इसको रिवीजन करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए, ये है ऑफिशियल सिलेबस। इसको मैंने जो है डिकोड करते हुए बना लिया है, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में हम विषयवार पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे और उसके अध्ययन के स्रोत देखेंगे कि कहाँ से पढ़ना है। तो हिंदी का जो सबसे पहले टॉपिक था वह था सूरदास के पद। इसके अलावा तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद, और देव जयशंकर प्रसाद निराला और नागार्जुन। तो ये हमें जो है काव्य में कुछ कवियों के नाम दिए हैं और उनके टॉपिकों के नाम दिए हैं, जैसे सूरदास के पद हो गए, तुलसीदास हो गए, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन हो गए। तो देखिए, इसके अलावा गद्य खंड में स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, यशपाल का लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। तो यह गद्य खंड का चैप्टर है। ये सब जो है एनसीईआरटी की क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 यानी कक्षा 10 की पुस्तकों के नाम है हिंदी के, क्षितिज और कृतिका, इनसे लिए गए हैं। इसके अलावा जो हिंदी की व्याकरण का इसमें जो स्रोत दिया है, उसमें रस, छंद, संधि, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे और कवि और लेखक परिचय दिए हैं। तो यह जो है 9 से 12 तक की जितनी भी रस, छंद, अलंकार, संधि का जो लेवल रहता है वह आएगा इसमें। हालांकि यह काफ़ी सिंपल हो जाता है हिंदी के हिसाब से देखते हुए, तो इसमें इतना ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप देखिए, ये कवि और लेखक परिचय दिया है, कहाँ से आएगा। तो यही देखिए, सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, निराला, नागार्जुन हुए। इसके अलावा स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भगत, ये आपके लिए लेखक परिचय में इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो इन सब के आपको लेखक परिचय भी देखते हुए चलना होगा। इसके अलावा कृतिका भाग 2 से माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथी जोड़ी जैसी जो है गद्य खंड की चीज़ें भी हमको देखने को मिलेंगी। और रचनात्मक लेखन से हमें पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन, निबंध और अपठित गद्यांश और पद्यांश भी देखने को मिलेंगे। ये सारा सिलेबस हमारा 20 नंबर का रहने वाला है हिंदी का। तो ये काफ़ी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। कक्षा 10 की कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 को उठाना है और आसानी से पढ़ते हुए जाना है, एक एक टॉपिक को मिलाते हुए। जैसे सूरदास के पद हुए तो आपने उसमें से पढ़ लिया, उनका मीनिंग समझ लिया। अब उनसे जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको देख लीजिए। इसी प्रकार फिर तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को देखिए, उसको पढ़िए, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसके एमसीक्यू लगाइए। जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, निराला, नागार्जुन को पढ़िए। तो यहाँ से आपको काफ़ी आसानी से चीज़ों को समझने में हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं हम मैथ का। तो मैथ का सिलेबस इससे भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि आपको सीधी कक्षा 10 की गणित उठानी है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सिर्फ टॉपिक देखिए, कक्षा 10 की गणित ना उठाएं तब भी काम चल जाएगा। यूट्यूब पर हज़ारों अच्छे टीचर्स मैथ के पढ़े हुए हैं, आप किसी से भी इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। वैसे तो कंपटीशन में यदि आप हैं तो आप इन सभी टॉपिक को लगभग पढ़ ही रहे होंगे, तो इसमें कुछ अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कक्षा 10 के जो है मैथ से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं का टॉपिक हुआ, बहुपद हुआ, ये सारे मैथ के चैप्टर हैं। आप देखेंगे जब मैथ की बुक को और उसमें इन टॉपिक को मिलाएंगे कक्षा 10 में, तो सेम टू सेम आपको इसी नाम से टॉपिक मिल जाएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, ज्यामिति, त्रिभुज और वृत्त हुए, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति। वहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति का मेन रोल रहेगा, ये आप याद रखना। त्रिकोणमिति से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ में पूछे जाएंगे। यदि 20 नंबर की मैथ पूछी जाती है, यदि हम सभी को 20-20 नंबर बांट कर रखें तो 20 नंबर की मैथ आएगी। इसमें त्रिकोणमिति के आप देखना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसकी त्रिकोणमिति को अच्छे से आप करिएगा, क्योंकि मैथ का जो है मेन चैप्टर जो 10वीं में रहता है वह त्रिकोणमिति ही रहता है। इसके अलावा क्षेत्रमिति यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन, सांख्यिकी और प्रायिकता के भी क्वेश्चन रहते हैं। ज्यामिति में त्रिभुज और वृत्त भी देख सकते हैं। यह सब कहाँ से पढ़ना है? कक्षा 10 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की पुस्तक को उठाओ, सभी सूत्र जो फॉर्मूलास हैं और उदाहरण और एग्जाम्पल हैं उनका अच्छे से अभ्यास कर लो, काफ़ी आसानी से आपका मैथ हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए हमारा विज्ञान का सिलेबस। तो विज्ञान में भी आप कुछ नहीं करना, कक्षा 10 की एनसीईआरटी को उठाना है। उसमें आपको आरेख जो डायग्राम दिए हैं उन पर विशेष ध्यान देते हुए रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन पर विशेष ध्यान देना है। अब देखिए, इसमें सिलेबस क्या दिया है विज्ञान का, तो वही 10वीं में जो किताब रहती है ना एनसीईआरटी की, वही सिलेबस है इसमें भी।
देखिए रसायन विज्ञान में यह भी टॉपिक है। पहला रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण, फिर अम्ल क्षार एवं लवण दूसरा टॉपिक है, धातु और अधातु तीसरा है, और कार्बन और उसके यौगिक चौथा है। तो सेम टू सेम सिलेबस है। इसी के अलावा बायोलॉजी का भी है, जैव प्रक्रम सीधा टॉपिक 10वीं का, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, सीधे सीधे टॉपिक उठाए हैं। काफ़ी आसान रहने वाला है पढ़ने में। भौतिक विज्ञान में देखिए प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, इसके बाद मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये सारा का सारा जो है साइंस का सिलेबस है। इसके अलावा पर्यावरण में भी इसमें हमारा पर्यावरण लिखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वह भी आपको विज्ञान के अंदर ही एक टॉपिक के रूप में मिल जाएगा। तो काफ़ी आसान रहेगा विज्ञान भी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। 1 महीने में आप आसानी से इन चारों सब्जेक्ट को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में 9वीं और 10वीं दोनों का एसएसटी पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखना है। जैसे इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से आया, भारत में राष्ट्रवाद, इससे क्वेश्चन आएंगे। भूगोल का संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण के उद्योग। राजनीति विज्ञान में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले और लोकतंत्र। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। कहाँ से पढ़नी है, तो कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी। सोशल साइंस की पुस्तकें देखिए, इसमें समकालीन भारत आपको मिलेगा, उसमें यह टॉपिक देखेंगे। भारत और समकालीन विश्व में, लोकतांत्रिक राजनीति, ये सारे टॉपिक में आपको ये सारे जो हैं क्वेश्चन मिल जाएंगे, या जो टॉपिक है मिल जाएंगे। इसके अलावा आर्थिक विकास और समझ में आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगा। तो काफ़ी आसानी से आप इनका मैच करते जाइए लाइन बाय लाइन और पढ़ते जाइए, और आप आसानी से इसको कर पाएँ। अब देखिए हम 5वें सब्जेक्ट यानी अंग्रेजी की बात करें, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। इसमें अंग्रेजी जो है 10वीं कक्षा की ही रहने वाली है, और इसमें जो आपको पाठ्य पुस्तक दी है ना, फर्स्ट क्लास प्रोज एंड पोएट्री, तो इसमें जो है इंग्लिश की बुक है, और उसमें जो है कुछ कहानियाँ दी हैं और कुछ पोएट्री दी हैं। उनको आपको अच्छे से डिकोड करना पड़ेगा, मीनिंग समझना पड़ेगा, कहानी समझनी पड़ेगी, एक एक लाइन बाय लाइन समझना होगा, क्योंकि इससे हो सकता है कि बीच में से कोई भी जो है इंग्लिश का शब्द उठा लिया जाए, उसका साइनम्स एटनम्स आदि पूछे जाएँ, तो उसमें भी आपको बहुत मदद होगी। तो इंग्लिश को इस प्रकार से पढ़िए कि एक एक शब्द का मीनिंग पढ़ते हुए जाना है। जैसे इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट में पहली जो प्रोज है वो दी गई है, हमें लेंचो की कहानी बताती है, यानी कि एक लेंचो की कहानी है इसमें। आपने लेंचो के नाम से ही आपको याद आया होगा कि आपने भी कभी 10वीं में लेंचो की कहानी पढ़ी होगी। अब देखिए मैं इस सिलेबस आने से पहले ही कक्षा 10 के लिए लेंचो की कहानी अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी लाइन बाय लाइन और एक एक मीनिंग को समझाते हुए। तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी उस वीडियो में, तो अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। यदि आपको वहाँ से समझ में आता है और आपके वहाँ पर कमेंट वगैरह आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो मैं फिर इंग्लिश के सभी जितने भी टॉपिक इसमें आने वाले हैं सबको ऐसे ही लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। आप उसको एक बार ज़रूर देखना, जो भी यह वीडियो देख रहे हों। इसके अलावा इसमें व्याकरण का दिया है, जैसे टेंस, मॉडल और डिटर्मिनर्स। तो देखो टेंस, मॉडल और डिटर्मिनर्स यह जो है बेसिक ग्रामर होती है, यानी कि यह आपको बेसिक कंपटीशन में वैसे ही पढ़नी पड़ती है। और आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियो इनकी मिलेंगी टेंस, मॉडल और डिटर्मिनर्स को समझाते हुए। उनको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा इसमें रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग में फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर और ऐसे के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। इसमें हो सकता है इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो आपको इंग्लिश कहाँ से करनी है, तो एनसीईआरटी कक्षा 10 की फर्स्ट क्लास और फुटप्रिंट 2 किताबें आती हैं, इनको सीधा उठाना है और पढ़ना है। ग्रामर के लिए आप कोई भी मानक व्याकरण पढ़ सकते हैं, चाहे एनसीईआरटी की व्याकरण पढ़ लें या कोई भी आपके पास इंग्लिश की बुक हो व्याकरण के लिए, आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है इंग्लिश के एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन मीनिंग समझाते हुए, एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए कराऊं, तो आप मेरी जो है लेंचो की कहानी मैंने आपको पढ़ा रखी है, जो कि मैं आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। हो सकता है उसमें आपको ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में थोड़ी गड़बड़ लगे, लेकिन कंटेंट पूरा शुद्ध 100% ऐसा है कि आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ ऐसा ही तो पढ़ाना है या ऐसा ही तो सीखना है। तो आप उसको एक बार देखने का प्रयास ज़रूर करें, देखकर मुझे उस पर कमेंट में रिस्पॉन्स दें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं और भी टॉपिक्स जो है इंग्लिश के उनको लाइन बाय लाइन और मीनिंग बाय मीनिंग समझाता चलूँगा। देखते हैं आगे इसके अलावा क्या करना है।
तो अब हमारी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति क्या रहनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले तो वही, जब एनसीईआरटी हज़ार बार बोल चुका हूँ, तो आपकी पहली स्ट्रेटजी होगी कि एनसीईआरटी को बनाना है आधार, चूँकि पूरा पाठ्यक्रम सीधे तौर पर 9वीं या 10वीं से मेल खा रहा है, तो इन किताबों को आपको मुख्य स्रोत मानते हुए पढ़ना है। इसके अलावा आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के लेखक और कवि हुए, और विज्ञान के महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र, जिससे आपको त्वरित रिवीजन यानी तुरंत ही रिवीजन करने का सब अच्छा मिले। इसके अलावा आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि आप एग्जाम टाइम पर आसानी से इनका रिवीजन करके और चले जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। गणित की तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी सवालों की, और व्याकरण की, जैसे हिंदी की या इंग्लिश की व्याकरण, उसके सवालों की भी प्रैक्टिस रोजाना करिए। और आप चाहें तो पिछले 5-10 सालों में तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा। अभी देखिए एपटेक का पैटर्न चल रहा है 2025 से, तो 2025 से जितने भी एमपी के एग्जाम्स हुए उनमें जो मैथ आई है उसको उठा के देखिए, आप मैथ के क्वेश्चन करके देखिए, सब यही के यही टॉपिक आते हैं, तो उससे आपको आसानी से जो है समझ में आएगा। इसके अलावा आप 10वीं को बेस बना के चलेंगे तो उसके हिसाब से भी करिए। अब एनसीईआरटी कक्षा 9-10 की सभी आवश्यक पुस्तक हैं, जैसे हिंदी व्याकरण के लिए कक्षा 9 से 12 की मानक पुस्तक है, लूसेंट की हिंदी पुस्तक देख सकते हैं। इसके अलावा गणित के लिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, सही रहेगी। विज्ञान के लिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी सही रहेगी। सामाजिक विज्ञान के लिए आप कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी सोशल साइंस की पुस्तकों को देख सकते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात मैं ये करूँगा कि आप एक काम करिए, यदि आप इस जो है जॉब की तैयारी कर रहे हैं या इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप आपके आसपास कोई भी छोटा बच्चा यानी कि आपका छोटा भाई बहन या कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार जरूर होगा जिसने इस साल 10वीं पास की होगी या अगले साल या पिछले साल की होगी, तो उसके पास तो आपको 10th की जो है सारी बुक्स आसानी से मिल जाएंगी। आप उनको कलेक्ट करिए और उनसे आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। आप किसी भी कोचिंग संस्थान के किसी भी जो है बैच को लेने के उस झांसे में मत आना, क्योंकि 1 महीना है, आप सेल्फ स्टडी करके खुद से कर सकते हैं। इतना कठिन सिलेबस नहीं है कि आपको बैच की आवश्यकता पड़े, क्योंकि अब क्या है कि कोचिंग संस्थान बैच बेचने के लिए बातें तो करेंगे ही कि ऐसा है वैसा है, आप उनको उनकी बातों में नहीं आइएगा। और यदि आपको कंफर्टेबल लगता है बैच खरीद के पढ़ने में, तो आप बैच भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा मेरा मानना है, यदि आपके पास फिजिकली ये बुक नहीं है उपलब्ध है, तो आप इनको डिजिटली भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक्स की वेबसाइट पर जाना है और आपको एक एक टॉपिक को नाम लिखते हुए आपको उसकी जो है पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आप खुद से पढ़िए और आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10वीं में आप पहले से ही ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ के आए हैं, तो इनमें आपको ज़्यादा कठिनाई आएगी नहीं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए इतना ही।